नमस्कार, मैं डॉक्टर नंदा गुरुवारा, प्रोफेसर एंड डीन होम साइंस डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट डिग्री गर्ल्स ऑटोनॉमस पीजी कॉलेज कालीबाड़ी रायपुर से। आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मैं अपनी छात्राओं के साथ, जो कि बीएससी होम साइंस पार्ट 2 की है, और हम देखना चाहेंगे ग्रुप 2 यूनिट 3 न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट ऑफ हेल्थ एंड डिजीजेस जो है, इसके अंतर्गत ओबेसिटी के बारे में देखना चाहेंगे। आप सबसे पहले हम देखेंगे कि ओबेसिटी किसे कहते हैं, मोटापा किसे कहते हैं। तो ये देखेंगे कि अगर किसी व्यक्ति का जो आइडियल वेट से अगर 20% उसका वजन अधिक हो जाता है तो वह ओबेसिटी के अंतर्गत आता है। ओबेसिटी जो है इसको हम कह सकते हैं कि अधिक मात्रा में एडिपोज टिश्यू वह शरीर में जमा हो जाते हैं। ओबेसिटी देखी जाती है कैलोरिक इम्बैलेंस के कारण देखी जाती है, जिसमें कि एक्सेसिव मात्रा में कैलोरी का इंटेक तो किया जाता है, परंतु उसका कंजम्पशन अपनी बॉडी में, उसका उपभोग जो है अपने शरीर में नहीं हो पाता। तो डब्ल्यूएचओ ने यह बताया है कि हम किस प्रकार से ओबेसिटी जो है उसको बता सकते हैं कि वो कम है, अधिक है। तो सबसे पहले हम देखना चाहेंगे कि बीएमआई क्या होता है। तो बीएमआई जो बॉडी मास इंडेक्स है, इसको हम कह सकते हैं कि जो बीएमआई है इसको वेट जो है उसको हाइट से अगर अपन भाग दे देते हैं, वेट को केजी में लेते हैं व्यक्ति के और उसकी हाइट को मीटर में लेते हैं और उसे डिवाइड कर देते हैं, हाइट को हम उसका स्क्वायर निकाल लेते हैं। जैसे मान लीजिए उसका वेट लिए केजी में, उसकी हाइट आई 51 जो है सेंटीमीटर, तो उसको मीटर में करना है हमको, तो 1.54 उसकी मीटर में हाइट आएगी। तो इस प्रकार हम इस फार्मूले के द्वारा वेट अपॉन हाइट स्क्वायर जो है, इस फार्मूले के द्वारा हम बीएमआई को निकाल सकते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे कि डब्ल्यूएचओ ने जो इसके क्लासिफिकेशन बताए हैं कि जो बीएमआई जो है बॉडी मास इंडेक्स है, यदि वह 18.5 से कम होता है तो वह अंडरवेट के अंतर्गत आता है। देखिए इसको इस बीएमआई के जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे इसकी जो ग्रेडिंग है वह भी चेंज होती गई है। अगर बीएमआई 18.5 से 24.9 आ रहा है तो वह नॉर्मल वेट के अंतर्गत आता है। यदि बीएमआई 25 से 29.9 आ रहा है तो वह ओवरवेट कहलाता है, अधिक वजन। अगर वह 30 से 34.9 आ रहा है, 30 टू 34.9 आ रहा है, तो वह ओबेसिटी क्लास 1 ओबेसिटी कहलाती है। और जैसे जैसे बढ़ रहा है, अगर बीएमआई 35 से 39.5 हो गया है, 39.9 हो गया है, तो वह ओबेसिटी क्लास 2 ओबेसिटी कहलाती है। और अगर बढ़ जाता है बीएमआई 40 से 49.9 हो जाता है, 49.9, तो वह ओबेसिटी क्लास 3 की ओबेसिटी कहलाती है। और अगर वह 25 या उससे अधिक हो जाता है तो वह सुपर ओबेसिटी के अंतर्गत आता है। इस प्रकार डब्ल्यूएचओ ने यह वर्गीकरण दिया है बीएमआई का कि किस प्रकार से हम इसको बता सकते हैं। दूसरी मेथड्स भी हैं जिससे हम ओबेसिटी को बता सकते हैं, जैसे कि वेट सरकमफरेंस जो है, वेस्ट सरकमफरेंस में ये बताया गया है कि साउथ एशियन में कि मैन का जो वेस्ट सरकमफरेंस है वह जो लेस देन 90 सेंटीमीटर होना चाहिए, और वीमेन का जो वेस्ट सरकमफरेंस है वह लेस देन 80 सेंटीमीटर होना चाहिए। वेस्ट और हिप रेशियो, जो उसकी कमर और हिप का जो रेशियो है मैन में अनुपात है, वह मैन में 0.89 बताया गया है और वीमेन में 0.81 बताया गया है। तो स्किन फोल्ड थिकनेस के द्वारा भी जो ओबेसिटी को हम बता सकते हैं। और ये जो स्किन फोल्ड जो थिकनेस है इसको कैलिपर्स के द्वारा, एक यंत्र होता है उसके द्वारा इसको नापते हैं। अब ओबेसिटी के टाइप्स जो है हम देखेंगे, तो इसके टाइप्स को यहाँ पर देख रहे हैं। दो टाइप के जो शेप के अंतर्गत बताया गया है। एप्पल बॉडी शेप में देखिए, जो एप्पल के हिसाब से इसका जो शेप हो जाता है जो है पर्सन का, यहाँ पर ऊपर से चौड़ा, यहाँ पर नीचे से कम, ये जो यहाँ पर फैट का डिपोजिशन होता है, ये एप्पल बॉडी शेप की जो ओबेसिटी है। और यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये जो पियर बॉडी शेप जो है ये ओबेसिटी, इसमें ऊपर यहाँ पर फैट डिपोजिशन कम है और यहाँ पर जो फैट डिपोजिशन ज्यादा है। तो ये जो ओबेसिटी जो है इसमें बताया गया उसके प्रकार में। अब उसके बाद अब कॉजेज जो हैं, कौन कौन से कारण होते हैं। बहुत से कारण है ओबेसिटी के, जैसे कि पहला है लैक ऑफ एनर्जी बैलेंस। एनर्जी बैलेंस, अगर आप अधिक एनर्जी ले रहे हैं और कम खर्च कर रहे हैं, वह इम्बैलेंस है, तो यह
ओबेसिटी देखी जाती है। जीन एंड फैमिली हिस्ट्री, जीन्स के कारण भी, फैमिली हिस्ट्री के कारण भी देखी जाती है ओबेसिटी। जो लोग, मदर फादर यदि दोनों ही मोटे हैं तो बच्चे के मोटे होने की संभावना 100% बढ़ जाती है। इसके अलावा एंडोक्राइन, कुछ अंतःस्रावी ग्रंथियां भी प्रभावित करती है मोटापे को। हाइपोथायराइडिज्म जो है, इसमें थायराइड जो हार्मोन है वो प्रभावित होता है, उसकी एक्टिविटी प्रभावित होती है, इसके कारण ओबेसिटी देखी जाती है। इसमें जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है वह कम हो जाता है, जिसके कारण व्यक्ति जितना भी खा रहा है वह यहाँ मेटाबोलाइज नहीं हो पाता, जिसके कारण वो बॉडी में वो डिपोजिशन होता है। इसके अलावा कुशिंग सिंड्रोम्स और पीसीओ डिजीज जो है, पॉलीसाइटिक जो ओवेरियन डिजीज है, इसके कारण भी ओबेसिटी देखी जाती है। कुछ दवाइयां भी प्रभावित करती है ओबेसिटी को, जैसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, एंटी डिप्रेसेंट। जो लोग डिप्रेशन को दूर करने के लिए दवाइयां खाते हैं उसके कारण भी उनमें जो मोटापा देखा जाता है। इसके अलावा और दूसरी दवाइयां भी जैसे सीजर मेडिसिन प्रभावित करती हैं इसको, ओबेसिटी को। इमोशनल फैक्टर भी प्रभावित करते हैं, जैसे कई लोग जो बहुत ज्यादा टेंशन होने के कारण ज्यादा खाने लगते हैं, तो ये भी एक ओबेसिटी का कारण है। अल्कोहलिज्म, जो लोग अल्कोहल ज्यादा खा रहे हैं, पी रहे हैं, तो उनमें जो है ओबेसिटी ज्यादा देखी जाती है, क्योंकि अल्कोहल से सिर्फ कैलोरी मिलती है और ये कैलोरी फिर फैट में डिपॉजिट हो जाती है। स्मोकिंग जो लोग छोड़ते हैं तो उनमें मेटाबॉलिज्म तो कम हो जाता है, पर वो खाना ज्यादा खाने लगते हैं, जिसके कारण वो अधिक खाना जो है वो फैट में कन्वर्ट हो जाता है और ओबेसिटी देखी जाती है। प्रेगनेंसी में वेट बढ़ जाता है और इसके कारण भी ओबेसिटी देखी जाती है। लैक ऑफ स्लीप, ये भी एक ओबेसिटी का कारण है। जिन लोगों को नींद नहीं आती है वो सावधान रहें, क्योंकि खाना खा रहे हैं ठीक से, पर अगर आप नींद नहीं ले रहे हैं तो भी आपको ओबेसिटी की संभावना हो सकती है। और इन एक्टिव लाइफ स्टाइल, यदि आप अपनी लाइफ स्टाइल में इनएक्टिव हैं, आप ठीक से अपनी एक्टिविटी को मैनेज नहीं कर रहे हैं, तो उससे भी ओबेसिटी देखी जाती है। आपका वर्क शेड्यूल किस प्रकार से है, आपका अगर वर्क शेड्यूल सिर्फ सिडेंटरी वर्क टाइप का होगा, हल्का काम कर रहे हैं आप दिन भर में, तो भी आपको ओबेसिटी हो सकती है। लैक ऑफ एक्सेस ऑफ हेल्दी फूड, आप ऐसे देख नहीं पा रहे हैं, जान नहीं पा रहे हैं हेल्दी फूड क्या है, तो उसके कारण भी ओबेसिटी देखी जाती है। फूड एडवर्टाइजिंग, जैसे कि विज्ञापन आजकल देख रहे हैं आप लोग, एक से एक जो फूड के विज्ञापन आ रहे हैं कि आप ये खाइए, मैगी खाइए, मतलब कुछ स्पेसिफिक फूड जो है, जिसके कारण जो है वो इन विज्ञापनों के कारण व्यक्ति उन्हें खाने लगता है और ओबेसिटी देखी जाती है। लैक, मतलब अगर आप अपने आसपास में जैसे रिक्रिएशन के जो साधन जो है उसको क्या अपना रहे हैं, सिर्फ टीवी देख रहे हैं या सिर्फ अपने घर में गाना सुन रहे हैं, तो ये जो आपका रिक्रिएशन घर में बैठे बैठे हो रहा है, जैसे पहले के इसमें जो लोग आपस में मिलते थे, जुलते थे, डांस करते थे, तो वो सब ये यहाँ पर अब देखा नहीं जा रहा है, तो जिसके कारण जो है वो लाइफ स्टाइल प्रभावित हो रही है और उसके कारण ओबेसिटी देखी जा रही है। एनर्जी बैलेंस हम जो है देखेंगे कि ओबेसिटी में किस प्रकार से प्रभावित होता है। एनर्जी बैलेंस में देखा गया है कि अगर आप एनर्जी ले रहे हो, इनटेक ले रहे हो, परंतु आउटपुट नहीं है आपका, जिसके कारण जो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है ओबेसिटी का। यहाँ पर देखिए एनर्जी बैलेंस को बताने के लिए हमने ये जो है आप लोग के लिए ये साधन अपनाया है। यहाँ पर ये बैलेंस है, एनर्जी इंडेक्स तो अधिक हो रहा है, एनर्जी एक्सपेंडिचर जो है अगर कम हो रहा है, तो यहाँ पर एनर्जी एक्सपेंडिचर अधिक होगा और एनर्जी इंटेक कम होगा, तो आपको ओबेसिटी नहीं देखी जाएगी। पर आपका एनर्जी इंटेक अगर कम है और एक्सपेंडिचर ज्यादा है तो ओबेसिटी नहीं है, परंतु एनर्जी एक्सपेंडिचर कम है और आप एनर्जी अधिक ले रहे हैं तो फिर ओबेसिटी जो है वो देखी जाएगी। यहाँ पर कुछ हार्मोन्स के बारे में बताया गया है। ये हार्मोन्स भी ओबेसिटी को प्रभावित करते हैं, जैसे कि लेप्टिन एक हार्मोन्स है, ये रेगुलेट करता है एनर्जी बैलेंस को, अपनी बॉडी में हंगर को, भूख को नियंत्रित करता है। परंतु हम अधिक मात्रा में अगर शुगर ले रहे हैं तो बहुत ज्यादा फ्रक्टोज अगर हम अपनी बॉडी में सप्लाई होगा तो यह फ्रक्टोज फैट में कन्वर्ट हो जाता है और ये डिपॉजिट हो जाता है लीवर में और बॉडी के दूसरी जगह में, और ये जो फैट सेल्स हैं फिर सीक्रेट करते हैं लेप्टिन। जब ये अधिक मात्रा में लेप्टिन सीक्रेट होता है तो फिर उसके बाद जो बॉडी है वो डिसेंसिटाइज हो जाती है और उसके कारण जो ओवर ईटिंग जो है वो दिखाई देती है उस व्यक्ति में। इसके अलावा जो लेप्टिन के अलावा दूसरे जो
फैक्टर्स हैं, दूसरे भी हार्मोन प्रभावित करते हैं ओबेसिटी को। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं ग्रिलिन जो है ये सीक्रेट होता है प्राइमरी स्टमक से, और ये इसको भी हंगर हार्मोन के नाम से जाना जाता है। मेलेटोनिन, मेलेटोनिन एक हार्मोन है जो कि हमारी स्लीप को रेगुलेट करता है और हमारे को मतलब हम काम करने योग्य बने रहे ऐसे बनाता है, जगाता है। परंतु जब हम सोते हैं तो क्या होता है, हम सोते हैं तो ये हमारी बॉडी से जो ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट होता है, जिसके कारण हमारी बॉडी की जो सेल्स हैं वो हील होती हैं और हमारी जो बॉडी है उसमें इम्यूनिटी पावर भी जो है वो डेवलप होती है। परंतु अब सो ही नहीं रहे तो इससे क्या होगा, इससे जो हमारी जो सेल्स जो है वो उनको आराम नहीं मिलने के कारण क्या होगा, वो इन्फ्लामेशन होगा और सूजन जो है वो देखी जाएगी और वेट गेन जो है वो देखा जाता है। तो व्यक्ति के जीवन में सोना, साउंड स्लीप लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो ये भी ओबेसिटी को बढ़ाता है। फिर कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं ओबेसिटी के, अगर ओबेसिटी हो रही है तो क्या क्या जो है आपके रिजल्ट देखे जाते हैं। देखिए यहाँ पर बताया है कॉम्प्लिकेशंस ऑफ ओबेसिटी को बताया है, व्यक्ति को नींद नहीं आएगी, उसके ब्रेन में स्ट्रोक हो सकता है, हार्ट डिजीज की प्रॉब्लम हो सकती है, लंग डिजीज होने की संभावना रहेगी, लिवर डिजीज होने की संभावना रहेगी, उसमें जो पेनक्रियास का सिक्रीशन है वो जो है वो अफेक्ट होगा, डायबिटीज होने के चांसेस रहते हैं, गॉल में स्टोन हो जाएगा, गॉल ब्लैडर में स्टोन हो जाएगा, पेनक्रियास जो है वह भी उसमें इन्फ्लामेशन देखा जाएगा। इसके अलावा जो कैंसर के चांसेस जो है वो देखे जाएंगे, बोन्स जो है उनमें अर्थराइटिस देखा जाएगा और गाउट की कंडीशन भी देखी जाएगी, गाउट नामक रोग जो है वह भी देखा जा सकता है। ये जो कॉन्सिक्वेंसेस हमने देखे ओबेसिटी के। स्लीप एपनिया में व्यक्ति की स्लीप प्रभावित होगी, साउंड स्लीप नहीं आएगी। लीवर डिजीजेस में ये देखा गया है कि कुछ लीवर डिजीज में लीवर एब्नॉर्मलिटी आएगी, फैटी लीवर देखा जाएगा, या फिर जो है इन्फ्लामेशन देखा जाएगा, उसमें फाइब्रोसिस देखा जाएगा, गॉल स्टोन का जो है चांसेस जो है वो ज्यादा रहेंगे और कैंसर के चांसेस ज्यादा रहेंगे, जैसे थायराइड कैंसर हो सकता है, लीवर कैंसर हो सकता है, गॉल ब्लैडर जो है उसका कैंसर हो सकता है। इसके अलावा हार्ट स्ट्रोक होने की संभावना जो है उस व्यक्ति में ज्यादा रहती है, हो सकती है उसमें हार्ट प्रॉब्लम्स। इसके अलावा हार्ट डिजीज में जैसे कार्डियोवैस्कुलर डिजीज जो है वो देखी जाएगी और कोरोनरी हार्ट डिजीज जो है उसकी संभावना जो है वो ज्यादा रहेगी। डायबिटीज में टाइप 2 की डायबिटीज जो है उसकी संभावना अधिक रहती है। जो मोटे व्यक्तियों में इसे मोटापा बहुत ही ज्यादा बीमारियों की जड़ है, अपन ऐसा कहते भी हैं। गाउट की संभावना अधिक देखी जाती है, जो एक्स्ट्रा यूरिक एसिड जो है उसके क्रिस्टल बना लेते हैं, ये एक्स्ट्रा यूरिक एसिड जो क्रिस्टल बना लेता है और ये डिपॉजिट हो जाता है जॉइंट्स में, और यही कंडीशन गाउट की कंडीशन कहलाती है और ये कॉमन है ओवरवेट के जो पीपल में, व्यक्तियों में। अर्थराइटिस जो है यह कंडीशन देखी जाएगी, ऑस्टियोआर्थराइटिस देखा जाएगा, वहां पर जो छोटी छोटी बोन्स हैं उनमें इन्फ्लामेशन देखा जाएगा, सूजन आ जाती है और वहां पर सूजन आ जाएगी, पेन होने लगता है। अब मैनेजमेंट ऑफ ओबेसिटी आप किस प्रकार से कर सकते हैं, सबसे पहले ये है कि आप किस प्रकार से कौन कौन से उपाय करें ताकि जो है ये ओबेसिटी की जो संभावना है कम हो सके। इसके लिए आप डाइट में ध्यान देंगे, अपनी डाइट के लिए क्या करेंगे, तो हम सबसे पहले ध्यान देंगे कि उसको जो कैलोरी वैल्यू है वह कैलोरी कितना लेना चाहिए उसको दिन भर में, तो जितनी कैलोरी वह ले रहा है एज, सेक्स और एक्टिविटी के अनुसार जो कि रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस आईसीएमआर ने बताई है, उससे उसको दिन भर में पहले सबसे पहले 500 कैलोरी जो है वो कम करना चाहिए। फिर उसके बाद ये देखेंगे कि वो ओबेसिटी ज्यादा है कम है, जैसे अभी हमने बीएमआई से देखा है उसके हिसाब से जो है वो कैलोरी की जो रिक्वायरमेंट है वो निर्धारित की जाएगी। इसके लिए जो ज्यादा फैटी फूड उसको नहीं खाना है, तली हुई चीजें नहीं खाएंगे, कम तेल डाल के खाना बनाएंगे और नमक का भी कंजम्पशन कम करेंगे। और इसके अलावा जो प्रोटीन है वह 1.5 ग्राम प्रति किलो वजन के हिसाब से लिया जाएगा, तो इसमें वजन है वो आदर्श जो वजन है उसके हिसाब से लिया जाएगा। फिर उसके बाद प्रोटीन के लिए जो हाई प्रोटीन जो बायोलॉजिकल वैल्यू वाले दिए जाएंगे, जैसे कि ताकि जो प्रोटीन जो है वो बॉडी में जाके जो है उसका टिश्यू फॉर्मेशन करे और
जैसे इसमें पनीर वगैरह ले सकते हैं, और जो स्किम्ड मिल्क का बना हो, और यहाँ पर सोयाबीन वगैरह का जो ले सकते हैं, रागी ले सकते हैं, होल जो दालें हैं, साबुत दालें, अनाज जो है वो ले सकते हैं साबुत वाले। ये सब डाइट में शामिल करेंगे, छिलके वाली चीजें लेंगे। फिर उसके बाद फैट, यहाँ पर टोटल कैलोरी का जो है वो 30% लेंगे, और कार्बोहाइड्रेट 70% लेंगे। परंतु ये ध्यान देंगे कि जो फैट में बहुत ज्यादा सेचुरेटेड वसा नहीं लेंगे, असंतृप्त वसा और संतृप्त वसा दोनों का कॉम्बिनेशन लेंगे। और ये ध्यान रखेंगे कि जो फ्राइड फूड जो है अवॉइड करेंगे, जैम, जेली, मुरब्बा, ये सब जो है ये सब नहीं करेंगे शामिल। और जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट हैं जैसे वो नहीं लेके कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म के जो कार्बोहाइड्रेट है फाइबर के रूप में, स्टार्च के रूप में वो लेंगे। सिंपल जैसे ग्लूकोज नहीं लेंगे। अपन फ्रूट्स दे रहे हैं तो जूस ना लेके फ्रूट्स साबुत लें, जैसे संतरा पूरा साबुत खाएं और उसका संतरे का जूस ना लें। तो ये जो फाइबर है उसकी बॉडी में जाकर जो आंत की जो गति को बढ़ाता है, इंटेस्टाइन की मोटिलिटी को बढ़ाता है, जिसको पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं, और जिससे खाना एक भाग से दूसरे भाग में पहुंचता है। तो यह जो है कॉन्स्टिपेशन से भी बचाता है, और जो फाइबर है ये फैट को भी उसकी बॉडी से निकालता है, कोलेस्ट्रॉल को बॉडी से निकालता है। मेथी दाना जो है हाई फाइबर डाइट है, मतलब मेथी दाना को भी शामिल करना चाहिए अपने आहार में। और ये ध्यान रहेंगे कि विटामिन जैसे सी है, इसके लिए सिट्रस फ्रूट्स है, आंवला है, और जाम है, पपीता, ये सब ले सकते हैं, अनार है। और विटामिन यहाँ पर ए जो है वो उसकी संभावना, फैट सॉल्युबल विटामिन जैसे विटामिन ए, डी, ई के जो है उनकी संभावना होने की ज्यादा चांसेस है, क्योंकि यहाँ फैट कम ले रहे हैं। फैट सॉल्युबल विटामिन वो बॉडी में प्राप्त नहीं हो पाएंगे, तो इसका भी ध्यान रखेंगे। अगर कमी हो गई है तो उसके सप्लीमेंट्स को भी आहार में शामिल करना चाहिए, विटामिन ए, डी, ई के। इसके अलावा जो डाइट जो है वह हाई फाइबर डाइट लेंगे, और पानी की मात्रा जो है वह पूर्ण रूप से ली जाए, क्योंकि पानी जो है वह बहुत जरूरी है। और नमक जो है वह भी उसको कम लेना चाहिए, क्योंकि इडीमा की कंडीशन जो है उससे वो बचाएगा। जो इडीमा मतलब शरीर में पानी और नमक जब जमा हो जाते हैं, जब हम उसको दबाते हैं तो गड्ढा हो जाता है, छोड़ते हैं तो गड्ढा पुनः वापस आ जाता है। तो ये सब चीजों का ध्यान रखेंगे। इसके अलावा फिजिकल एक्टिविटी जो है वो ध्यान रखेंगे, कम से कम 3 मिनट तक जो है वो डेली रहना चाहिए। और ये देखा गया है कि 3 से 3.5 अगर किलोमीटर आप दिन में प्रतिदिन पैदल चलते हैं तो 1 महीने तक चलेंगे तो इससे आपका जो वजन है वह 1 किलो तक कम हो जाता है। इमोशनल जो है ईटिंग जो है उसका अवॉइड करेंगे। कभी मान लीजिए कुछ टेंशन हो गया तो उस समय हम उसको दूर करने के लिए ईटिंग नहीं करके कुछ मेंटल जो है अपने पीस के लिए कुछ मेडिटेशन वगैरह कर सकते हैं। और हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि कम से कम 10% जो है वेट लॉस हो। बहुत ज्यादा तो हम एकदम से गोल नहीं बना सकते, धीरे धीरे करके जो वजन कम हो इसका ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा ये ध्यान में रखेंगे कि हम प्रतिदिन कम से कम 500 कैलोरी कम खाएं। जैसे मान लीजिए आप 1900 लेते हैं तो उसमें से 500 माइनस कर देंगे तो आपकी जो कैलोरी है वो 1400 कैलोरी पर डे लेंगे। और इस प्रकार से जो मैनेजमेंट ऑफ ओबेसिटी किया जाता है, कई लोग सर्जरी भी कराते हैं, पर मैं आप लोगों को यहाँ पर डाइट और जो है ये एक्टिविटीज के द्वारा ही इसको ध्यान रखने के लिए बताऊंगी। और इस प्रकार हम अपनी डाइट का ध्यान रख के एक्टिविटीज को बना के अपने बीएमआई को नॉर्मल कर सकते हैं। अपनी ओबेसिटी जो है, व्यक्ति की ओबेसिटी है, उसको जो है वो नॉर्मल इसमें ला सकते हैं। पहले लक्ष्य 10% का बनाए, फिर धीरे धीरे करके जो है वो नॉर्मल वेट में ला सकते हैं। इस प्रकार मैंने आज आप लोगों को ओबेसिटी क्या है, ओबेसिटी किस प्रकार से हम इसका जो है निदान कर सकते हैं, ये सब चीजों के बारे में बताया है। और मैं आशा करती हूँ ये आपको पसंद आया होगा। और अगर आप इसके बारे में और कुछ जानना चाहते हैं तो आप मेरे ईमेल nandagurwara@gmail.com से भी संपर्क कर सकते हैं, और मुझसे क्वेश्चन पूछ के जो अपनी समस्या का निदान पा सकते हैं। और आशा करती हूँ मेरा ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।